कभी कभी जिंदगी हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां सच और भ्रम की रेखा मिट जाती है, जहां हवा का हर झोंका, दीवार की हर दरार और अंधेरे का हर कोना हमें किसी अदृश्य उपस्थिति की याद दिलाता है। यह कहानी है अद्वैत की, एक रिसर्चर स्कॉलर की, जिसने लोक कथाओं को किताबों से निकलकर गांव की धूल में तलाशने की ठानी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो वो किस्से कागज पर उतारने आया है, वही किस्से उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए छप जाने वाले हैं। साल 1998, सावन का महीना। अद्वैत कोलकाता यूनिवर्सिटी का रिसर्चर स्कॉलर अपने शोध के लिए पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव शिवपुर पहुंचा। उसका विषय था बंगाल की लोक कथाएं और उनका सामाजिक असर। शिवपुर गांव किसी पेंटिंग की जैसा सुंदर था। हरे भरे खेत, बीच में बहती छोटी सी नदी और चारों ओर बांस के झुरमुट। दिन में गांव के लोग काम में व्यस्त रहते, बच्चे तालाब के किनारे खेलते और चौपालों पर गीत गाती महिलाएं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम ढलते ही गांव का मिजाज बदल जाता। दरवाजे जल्दी जल्दी बंद होने लगते, औरतें बच्चों को घर में खींच लेती और गलियां अचानक सुनसान हो जाती। अद्वैत ने गांव की बुजुर्गों से सुना था कि शिवपुर की रातें कभी खाली नहीं होती। यहाँ हर अजनबी के साथ कोई चलता है, जिसे लोग कहते हैं छाया संगी। गांव में अद्वैत को ठहरने की एक जगह मिली गई। शशिबाला दीदी का घर। उम्र 70 के पार, सफेद बाल, झुकी कमर और आंखों में गहराई। गांव वाले उन्हें दादी माँ कहकर बुलाते थे। पहली रात जब अद्वैत उनके घर पहुंचा तो उन्होंने उसे चाय दी और धीमे स्वर में कहा, बाबू, लिखने पढ़ने का काम करना है तो करना, लेकिन इस गांव में अंधेरा होते ही सावधान रहना। यहाँ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, ये चलती फिरती परछाइयां हैं। अद्वैत मुस्कुराया। दादी माँ, मैं रिसर्चर हूँ, मेरे लिए ये सब अंधविश्वास है। शशिबाला दीदी की आंखें हल्की सी चमकी। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस इतना बोली, ठीक है बाबू, पर याद रखना, जब छाया संगी साथ चलने लगे तो कोई इंसान अकेला नहीं रहता, उसके साथ चलती है मौत। तीसरे दिन की बात है। अद्वैत गांव की चारों ओर घूम घूम कर नोट्स बना रहा था। उसने लोकगीत रिकॉर्ड किए, बच्चों से खेल कूद के बारे में पूछा और बुजुर्गों से पुराने किस्से सुने। दिन ढल रहा था, पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। अद्वैत जैसे ही कच्चे रास्ते से घर लौटने लगा, उसे अजीब सा अनुभव हुआ। उसने साफ साफ महसूस किया कोई उसके पीछे चल रहा है। उसके कदम बढ़ते तो पीछे भी कदम की आहट आती। वो रुकता तो पीछे आहट थम जाती। उसने पलट कर देखा, सुनसान रास्ता, सिर्फ हवा थी जो बांस के झुरमुटों से सर सर करके बह रही थी। अद्वैत ने खुद को समझाया, शायद भ्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। गांव पहुंचते ही उसने देखा सब अपने अपने घर बंद कर रहे थे, जैसे कोई अनजान घड़ी दस्तक देने वाली हो। शशिबाला दीदी ने दरवाजा खोला और उसे जल्दी से अंदर खींच लिया। कहाँ रह गए थे बाबू, अंधेरा होते ही बाहर नहीं घूमते। अद्वैत ने हंसते हुए कहा, कोई मेरे पीछे चल रहा था, पर पलटा तो कोई नहीं था। शशिबाला का चेहरा गंभीर हो गया। वो भ्रम नहीं था बाबू, वो छाया संगी है। यहाँ हर अजनबी का एक छाया दोस्त बनता है। शुरू में वो मासूम लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली सूरत सामने आती है। अद्वैत ने झुंझला कर कहा, दादी माँ, ये सब अंधविश्वास है। मैं इन कहानियों को समझने आया हूँ, इनसे डरने नहीं। शशिबाला ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। उस रात अद्वैत को नींद नहीं आई।
वो खिड़की के पास लालटेन की रोशनी में बैठकर नोट लिख रहा था। कमरे में अजीब सी खामोशी पसरी थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बगल में बैठा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा। कमरा खाली था, लेकिन अगले ही पल मेज पर रखी कलम धीमे से लुढ़क गई। अद्वैत के मुंह से आवाज निकली, कौन? कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर धीरे धीरे मानो किसी बच्चे की फुसफुसाहट आई। मैं हूँ तुम्हारी संगी। अद्वैत की रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई। कमरा वैसा ही था, पर अद्वैत को महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन उस रात उसे साफ महसूस किया कि कोई अदृश्य दोस्त उसके कमरे में मौजूद है। सुबह होते ही उसने शशिबाला दीदी से कहा। साथ में कोई आवाज आई, जैसे कोई बच्चा मुझसे बात कर रहा हो। शशिबाला दीदी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोली, हाँ बाबू, वो छाया संगी है। पहले दोस्ती करता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा साथी है, लेकिन उसकी दोस्ती मौत जैसी है। अद्वैत थोड़ा घबरा कर चुप रह गया, लेकिन अंदर से उसका जिज्ञासु मन और ज्यादा उत्सुक हो उठा। रात की अजीब घटनाएं और दीदी की चेतावनी, उसके अंदर एक नया प्रश्न जाग उठा। अगर ये छाया संगी सच में है, तो ये सब शुरू कहां से हुआ? शिवपुर गांव में रहते रहते अद्वैत को कई दिन हो चुके थे। दिन में वह रिसर्च करता, लोगों से बात करता, कहानियां सुनता और रात को उस अजीब संगी की उपस्थिति महसूस करता। एक दिन गांव के चौपाल पर उसने एक पुरानी चर्चा सुनी। गांव वाले एक खंडर हुई जमींदार की हवेली की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था हवेली में रात को रोशनी जलती है। दूसरा कहता है वहां बच्चों के हंसने रोने की आवाजें आती है। तीसरा डरते हुए कहता है वहां गया तो लौटकर कोई सही सलामत नहीं आया। अद्वैत के अंदर का रिसर्चर उत्साहित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, यही तो मुझे चाहिए। ये हवेली ही शायद छाया संगी की जड़ होगी। जब अद्वैत ने गांव वालों से हवेली के बारे में और पूछताछ करनी चाही, तो सबने चुप्पी साध ली। सिर्फ एक बूढ़ा किसान धीमे से बोला, बाबू, उस हवेली में मत जाना। बहुत साल पहले वहां जमींदार की बेटी मरी गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अकेली घूमती है। वो किसी अजनबी के साथ छाया बनकर चिपक जाती है। अद्वैत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा, मैं यहाँ डरने नहीं आया, मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ। घर जाकर ये बात जब अद्वैत ने शशिबाला दीदी से कही, तभी शशिबाला दीदी ने गुस्से में बोल पड़ी, अद्वैत बाबू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो छाया तुम्हारे पीछे चल रही है वो कोई खेल नहीं। अगर तुम हवेली गए तो लौटना मुश्किल होगा। अद्वैत चुप रहा, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया, उसे हवेली जरूर देखनी है। शाम ढल रही थी, आकाश में धुंधलापन फैल रहा था। अद्वैत अपनी बैग में नोटबुक, लालटेन और रिकॉर्डर लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर पास के झुरमुट के पास स्थित थी। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग लगे बड़े बड़े दरवाजे। लग रहा था जैसे समय वहां थम गया हो। जैसे ही अद्वैत ने दहलीज पार की, हवा अचानक ठंडी हो गई। चुप्पी इतनी गहरी थी कि उसकी सांसें की आवाज भी गूंज रही थी। अद्वैत ने लालटेन जलाई और नोट्स लिखने लगा। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन यहाँ के डर का सामाजिक असर में लिख सकता हूँ।
तभी अचानक उसने देखा, सामने की दीवार पर उसकी परछाई दो बार दिख रही थी, एक असली और दूसरी थोड़ी सी टेढ़ी और विकृत। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? दूसरी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। अद्वैत ने हाथ उठाया। उसकी असली परछाई ने हाथ उठाया, लेकिन दूसरी परछाई ने हाथ नहीं उठाया। अद्वैत के मुंह से डर की फुसफुसाहट निकली। कौन हो तुम? और तभी हवेली की टूटी खिड़की से धीमी धीमी हंसी गूंजी। मैं हूँ तुम्हारी सच्ची संगी। अद्वैत ने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अगर तुम हो तो सामने आओ। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर लालटेन की लौ झिलमिलाने लगी और अद्वैत को महसूस हुआ उसके बगल में कोई बैठा है। धुंधली आकृति, एक 12-13 साल की बच्ची, चेहरे पे हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें गहरी काली, बिना पुतलियों की। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम अकेले क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अब हम दोस्त हैं हमेशा के लिए। अद्वैत की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बच्ची मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम छाया है। सब मुझे छाया संगी कहते हैं। ये कहते ही कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला और लालटेन की लौ एकदम से बुझ गई। अंधेरे में बस बच्ची की धीमी हंसी गूंज रही थी। अद्वैत ने रात बड़ी मुश्किल से काटी, लेकिन सुबह होते ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा, ये सब मेरी थकान और दिमाग की उपज है। मुझे गांव वालों की कहानियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगले दिन अद्वैत ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। जब वो गांव में घूमता था तो बच्चे अचानक उसे देखकर डर जाते, कुत्ते भौंकने लगते और लोग फुसफुसाते, इसके साथ छाया चल रही है। अद्वैत को अजीब लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल उसके खिलाफ था। शाम को जब वो शशिबाला दीदी के घर पहुंचा तो उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने बात को बिना घुमाए फिराए कहा, अद्वैत बाबू, अब देर हो चुकी है। छाया संगी तुम्हें अपना मान चुकी है। अब वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अद्वैत ने बहस करते हुए कहा, मैं साबित करूंगा कि यह सब मनोवैज्ञानिक असर है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। शशिबाला दीदी ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। उनके चेहरे पर बेबसी थी, जैसे उन्हें पता हो कि अद्वैत किसी अंधेरे जाल में फंस चुका है। लेकिन उसी रात जब वो अपने कमरे में अकेले था तो मेज पर रखी उसकी डायरी अपने आप खुल गई और उसमें किसी ने खून से जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, अब तुम अकेले नहीं हो। अद्वैत का गला सूख गया। उसने बाहर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम मेरे हो हमेशा के लिए। छाया संगी अब अद्वैत की जिंदगी में घुल चुकी थी। दिन में वह सामान्य दिखता, रिसर्च करता, लेकिन रात को वह हमेशा उस अदृश्य दोस्त की आहट सुनता। एक सुबह अद्वैत घबरा कर शशिबाला दीदी के पास पहुंचा। दादी माँ, मुझे सच बताइए, ये छाया संगी आखिर कौन है? शशिबाला दीदी ने गहरी सांस ली, मानो बरसों से दबा हुआ राज अब बाहर आ रहा हो। बाबू, कई दशक पहले यहाँ एक जमींदार था। उसकी बेटी का नाम था छाया। मासूम, चंचल, लेकिन अकेली। पिता काम में डूबा रहता, माँ बीमार थी। छाया का कोई दोस्त न था। कहते हैं एक दिन उसने हवेली में अपने साये से ही बात करना शुरू कर दिया। लोग समझते बच्ची खेल रही है, लेकिन धीमे धीमे उसकी हंसी खुशी गायब हो गई। वो बस परछाइयों से बात करती। और फिर एक रात हवेली के कुएं में उसकी लाश मिली।
अद्वैत ने कांपते हुए पूछा। तो उसकी आत्मा? शशिबाला ने धीरे स्वर में कहा। वो किसी अजनबी को अपना दोस्त बना लेती है, पहले खेलती है, फिर बांध लेती है और आखिर में उसकी मौत उसी की परछाई से हो जाती है। अद्वैत ने खुद को समझाया, यह सब मनोवैज्ञानिक डर है। मैं एक वैज्ञानिक हूं, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अब चीज बदलने लगी थी। वह जहां जाता उसकी परछाई देर से चलती, या कभी कभी उल्टी दिशा में। आईने में उसका चेहरा धुंधला दिखने लगा। रात को उसकी डायरी खुद में खुद भर जाती, बच्चों जैसी लिखावट में, हमेशा साथ रहेंगे। एक रात उसने देखा उसके बिस्तर में कोई सो रहा था। वह हिम्मत करके पास गया, देखा तो उसका ही दूसरा रूप, चेहरा वही, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। उस हमशक्ल ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा असली संगी हूँ, असली अद्वैत। अब तुम नहीं, मैं हूँ। अद्वैत चीख उठा, लेकिन उसकी चीख बाहर तक ना जा सकी। कमरे की दीवारों जैसे उसकी चीखों को निकल गई। उस रात के बाद अद्वैत ने ठान लिया, उसे सबूत चाहिए। सिर्फ अपनी आंखों से देखना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड करना जरूरी था। तभी वो साबित कर पाएगा यह सब मानसिक भ्रम है या सचमुच कोई अलौकिक शक्ति। अगली शाम वह कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारों पर अजीब निशान उकरे हुए थे, बच्चों जैसी लिखावट, जिसमें सिर्फ एक ही शब्द बार बार दोहराया गया, संगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, एक पुराना कमरा सामने आया। कमरे के बीचों बीच टूटी हुई गुड़िया रस्सी से झूल रही थी और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे अकेला मत छोड़ो। अद्वैत के हाथ कांपने लगे। वह पीछे हटना चाहता था, मगर तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चारों ओर से फुसफुसाहट गूंजी। अब तुम मेरे हो, छाया को कोई नहीं छोड़ सकता। अद्वैत ने पूरी ताकत से दरवाजों को धकेला, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। उसी पल लालटेन बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए बस बच्चों की हंसी गूंज रही थी, पतली, डरावनी और चारों दिशाओं से आती हुई। गांव लौटकर अद्वैत बदहवास हो चुका था। वह दादी माँ से चीखकर बोला, मुझे छुड़ाइए, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। शशिबाला ने रोते हुए कहा, बाबू, छाया संगी से बचने का कोई रास्ता नहीं। वो दोस्ती करती है, लेकिन दोस्ती की कीमत मौत है। अद्वैत चिल्लाया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं साबित करूंगा ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन उसी रात उसने महसूस किया उसकी सांसें किसी और के साथ तालमेल बिठा रही थी। वो चलता तो कदमों की आवाज उसके पहले पड़ती। आईने में उसने देखा उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद रो रहा था। हवेली से लौटने के बाद अद्वैत का व्यवहार बदलने लगा। गांव वाले उससे कतराने लगे। बच्चे उसके पास आते ही रोने लगते। यहाँ तक एक कुत्ते भी उसे देखकर भौंककर भाग जाते। एक रात जब पूरा गांव अमावस्या की रात में सोया था, अद्वैत ने महसूस किया उसका संगी अब सिर्फ अदृश्य नहीं रहा, वो उसके साथ कदम कदम पर खड़ा था। चलो अद्वैत, अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। कमरे की दीवार पर काली परछाइयां नाचने लगी। छाया धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर खींच रही थी। अद्वैत चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन उसकी आवाज टूटती चली गई। आखिरी बार उसने दादी माँ का नाम पुकारा, शशिबाला, बचा लो मुझे। और फिर
सब कुछ अंधेरा हो गया। अचानक दरवाजा खुला और शशिबाला दादी अंदर आई। उनके हाथ में एक मिट्टी का दीपक और तांबे की थाली थी, जिसमें कुछ पुराने संस्कृत के मंत्र लिखे थे। पीछे हट जा छाया, तू इस बच्चे को नहीं ले जा सकती। कमरा गूंज उठा, दीवारें कांपने लगी। छाया ने घुर्रा कर कहा, तूने मुझे पहले भी नहीं रोका था, बूढ़ी औरत, अब भी नहीं रोक पाएगी। दादी ने कांपते हुए दीपक ऊंचा उठाया और मंत्र पढ़ने लगी। कुछ पल के लिए अद्वैत को लगा कि छाया की आकृति धुंधली हो रही है, लेकिन तभी छाया ने चीख मारी और लालटेन बुझ गई। कमरे में धूप अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में केवल दो आवाजें गूंज रही थी, दादी माँ के मंत्रों और छाया की ठंडी फुसफुसाहट। छाया ने अद्वैत से कहा, एक चुनाव करो, या तो मेरे साथ हमेशा के लिए चलो या फिर अपनी दादी की मौत देखो। अद्वैत का दिल टूटने लगा। उसने देखा दादी जमीन पर गिर चुकी थी, उनकी सांसें टूट रही थी। वह चिल्लाया, नहीं, दादी को मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। छाया ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। एक ठंडक उसकी नसों में दौड़ गई, मानो खून जम गया हो। छाया अद्वैत को खींचकर हवेली के अंदर ले आई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर मोमबत्तियां जल उठी। दीवारें बच्चों की हंसी से गूंज रही थी। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरे हो, यहाँ से कोई नहीं लौटता। अद्वैत ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं अभी जिंदा हूं और जब तक सांस है लड़ूंगा। अचानक उसकी जेब से एक छोटी सी ताबीज गिर गई, वही ताबीज जो शशिबाला दीदी पिछली रात उसके तकिए के नीचे रखकर गई थी। ये कहते हुए, बाबू, इसे हमेशा अपने साथ रखना, जब मौत सामने आए ये तुम्हारी ढाल बनेगा। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, वो हल्का सा चमकने लगा। कमरे की ठंडी हवा अचानक गर्म हो उठी। छाया पीछे हटने लगी, उसकी आकृति धुंधली हो रही थी। वह चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे बिना कैसे रहोगे। अद्वैत ने पूरी ताकत से ताबीज उठाया और कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरी मौत हो और मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराई। ताबीज से तेज रोशनी फूटी, जिसने पूरे कमरे को भर दिया। छाया चीखते हुए हट गई और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। कमरे की सारी परछाई मिट गई। हवेली में पहली बार सन्नाटा है, बिना कोई फुसफुसाहट के। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर अद्वैत बेसुध पड़ा था, लेकिन जिंदा था। गांव वाले उसे बाहर निकाल लाए। शशिबाला दादी ने आंखों में आंसू भर के कहा, बाबू, तुम लौट आए। छाया संगी पहली बार हार गई। अद्वैत धीमे धीमे होश में आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं, लेकिन वो अभी भी कहीं है। छाया पूरी तरह मरी नहीं। उसने कहा था हमेशा के लिए साथ रहेगी। शायद वो फिर लौटे। गांव वाले चुप रहे। हवेली पे ताला मार दिया गया था। कुछ हफ्ते बाद कोलकाता में अद्वैत अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहा था। वह खुद से मुस्कुराकर कहा, अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन तभी उसकी नोटबुक खुद ब खुद खुली और उसमें बच्चों की जैसी लिखावट में लाइन उभरी, मैं फिर लौटूंगी मेरे संगी। अद्वैत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चारों ओर देखा। लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ खिड़की पर उसकी परछाई थी और उस परछाई के होठ मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
शुक्रिया, संभल के रहे, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती और हम फिर लौटेंगे अगली रोमांचक कहानी लेकर।